धीरूभाई अंबानी ने कैसे इक्विटी कल्चर को मास मूवमेंट बनाया, साथ ही कंट्रोवर्सी, स्टॉक मार्केट बैटल और उनकी लेगेसी जो आज भी इंडिया को शेप करती है। एक छोटे से गांव चोरवाड़ से एक स्कूल टीचर के बेटे, मगर उनके सपने इतने बड़े कि मुंबई की फैक्ट्री से लेके इंडिया के बड़े बोर्ड रूम तक स्केल किया। कैसे बना धीरूभाई अंबानी का एम्पायर और क्यों कहते हैं उन्होंने इक्विटी को इंडिया के हर घर तक पहुंचाया। पर इस कहानी में सिर्फ उजाला नहीं है, इधर अंधेरा भी है। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 में गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवाड़ में हुआ। एक साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता स्कूल के टीचर थे, मगर बचपन से ही धीरूभाई अंबानी के अंदर बिजनेस का शौक था और वो छोटे मोटे ट्रेडिंग करते, कुछ पैसे जमाते। मगर वो छोटी सी उम्र में एक चीज समझ चुके थे कि वेलोसिटी प्लस वॉल्यूम इज इक्वल टू बिजनेस। 17 साल की उम्र में धीरूभाई अंबानी यमन चले गए। ABCN को में वो काम करने लगे। वहीं से वो सीखे बिजनेस के नए दावपेच, जो आगे चलकर उनके बिजनेस के लिए एक अहम कड़ी बनने वाली थी। धीरूभाई अंबानी के सपने बड़े थे और उन सपनों को साकार करने के लिए 1950s में वो मुंबई आए। मस्जिद बंदर में उन्होंने एक छोटा सा ऑफिस लिया। वहाँ पे एक टेलीफोन लाइन, कुछ कुर्सियाँ और रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन के नाम से एक कंपनी स्टार्ट की, जिसमें स्पाइसेस और यार्न की ट्रेडिंग शुरू की। लेकिन ट्रेडिंग से टेक्सटाइल का जंप आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि वहाँ पर चाहिए था कैपिटल, कंप्लायंस और कंपटीशन सब एक साथ। 1960s तक यार्न और पॉलिस्टर ट्रेडिंग से कैपिटल जमा हो चुका था। तब 1966 में गुजरात के एक छोटे से गांव नरोडा में उन्होंने अपनी पहली टेक्सटाइल की मिल लगाई। ये था उनका इन्फ्लेक्शन पॉइंट। स्ट्रैटेजी क्लियर थी, बैकग्राउंड इंटीग्रेटेड था, रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग पे पूरा कंट्रोल था, जिससे मार्जिन और प्रोडक्शन की प्रेडिक्शन करना आसान हो चुका था। उनके प्रोडक्ट्स काफी अफोर्डेबल थे और ड्यूरेबल थे। टेक्सटाइल्स में विमल हर घर का नाम बन चुका था और उनका डिस्ट्रीब्यूशन टारगेट हुआ था Tier 2 और Tier 3 की सिटीज में। धीरूभाई अंबानी सिर्फ फैक्ट्री नहीं, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई चेन और कस्टमर का ट्रस्ट जीत रहे थे। फिर उन्होंने वो किया जो अब तक इंडिया में किसी ने नहीं किया था। एक कॉमन मैन को भी शेयर होल्डर बनाया उनकी कंपनी का। उनकी इक्विटीज पब्लिक कर दी गई। 1977 रिलायंस का IPO तब का रिटेल इक्विटी कल्चर लिमिटेड था। रिलायंस के AGMs में स्टेडियम साइज गैदरिंग होने लगी। लैंग्वेज प्लेन यूज करते, ग्रोथ का हिस्ट्री बताते और डिविडेंड और बोनस का प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड रखते। इससे उनका ट्रस्ट बिल्ड हो रहा था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि एक मिडिल क्लास आदमी को भी लगने लगा कि वो भी एक शेयर होल्डर बन सकता है। जहाँ पर अब तक सिर्फ अमीर थे, वहाँ पर एक मिडिल क्लास कॉमन मैन भी शेयर होल्डर बन के कंपनी का ओनर बन सकता है। धीरूभाई अंबानी का विजन क्लियर था, स्केल विद शेयर होल्डर्स, नॉट ओनली विद बैंक्स। लेकिन स्केल आया, स्पॉटलाइट भी आई, लेकिन उसी के साथ आई कई सारी कंट्रोवर्सीज। 1980 से 1990s के बीच रिलायंस के आसपास एक बेयर कार्टेल की कहानी भी मशहूर हुई। शॉर्ट सेलिंग वर्सेस प्रमोटर डिफेंस। मार्केट के अंदर हाई स्टेक वैल्यूज की चेस चलने लगी। इसी बीच में धीरूभाई अंबानी और उनकी कंपनी के ऊपर काफी एलिगेशंस लगे, जैसे कि लॉबिंग, पॉलिसी इन्फ्लुएंस और फंडिंग पैटर्न। और इससे मीडिया के डिबेट्स तेज हुए। कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज में और रिपोर्ट्स में धीरूभाई अंबानी के ऊपर और रिलायंस के ऊपर काफी कठिन सवाल भी उठाए गए। मगर धीरूभाई अंबानी का इरादा मजबूत था। उन्होंने भी ठान ली थी कि जितने भी एलिगेशंस हो, हमारी कंपनी परफॉर्मेंस कभी कम नहीं करेगी। और फिर रिलायंस में आया कोर एनर्जीज और पेट्रोकेमिकल्स, जो आगे चलकर रिलायंस की बहुत मजबूत बैकबोन बनने वाली थी। टेक्सटाइल से पेट्रोकेमिकल्स तक का स्केल तो वो ऑलरेडी कर चुके थे। फिर रिफाइनिंग, जामनगर इकोसिस्टम एक इंजीनियरिंग स्पेक्टेकल बना। फिलॉसफी सिंपल थी, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू कंट्रोल। फीड स्टॉक से फिनिश्ड प्रोडक्ट तक चेन का कंट्रोल कॉस्ट को प्रिडिक्टेबल बनाता है। इस सब में भी टाइमिंग और एग्जीक्यूशन में कोई कमी नहीं आई। टाइमली प्रोजेक्ट डिलीवर होते गए, एक्सपांशन होता गया और हाँ, इन्वेस्टर्स को भरोसा आ गया कि ये कंपनी सिर्फ एम्बिशन नहीं है, बल्कि एक जीती जाती मनी मेकिंग फैक्ट्री है। पर हर एम्पायर को एक दिन लीडरशिप हैंडओवर फेस करना पड़ता है। ये था वो मुश्किल टाइम। 1980s में धीरूभाई अंबानी की हेल्थ डिटोरिएट होने लग जाती है। तब जिम्मेदारी उनके दो बेटों पर आ जाती है, मुकेश और अनिल अंबानी। और फिर आता है 6 जुलाई 2002। धीरूभाई अंबानी का देहांत हो जाता है।
और कुछ ही समय के बाद रिस्ट्रक्चरिंग और स्प्लिट मीडिया में हेडलाइंस बन जाती है। लेकिन धीरूभाई अंबानी की फाउंडेशनल प्लेबुक, स्केल इंटीग्रेशन और कैपिटल मार्केट से पार्टनरशिप वो आज भी जिंदा है। उनकी लेगेसी इक्विटी कल्चर को मास तक ले जाना और एजीएल स्टोरी टेलिंग ऐसी कि कोई आम आदमी को भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट समझ में आ जाए। उनका डिस्ट्रीब्यूशन माइंडसेट जो सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि भारत के हर कोने कोने तक अवेलेबल है। अब मैं वो सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आप कमेंट्स में देने वाले हो। अगर धीरूभाई अंबानी आज जिंदा होते तो डिजिटल और डेटा इकोनॉमी को वो कहाँ तक ले जाते? ये सिर्फ एक बिजनेसमैन की कहानी नहीं है, ये इंडिया के इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की कहानी है। अगर आप ये कहानी को अभी तक देख रहे हैं इसका मतलब आपको ये पसंद आ रही है, तो हमें लाइक करके बताएं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि अधिकतर व्यूअर हमें सब्सक्राइब ही नहीं करते। मैं हूं अनमोल शर्मा। अब हम मिलते हैं मुंबई अलर्ट स्टोरीज के अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ।